अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की रिपोर्ट फैज़ाबाद धरने के हवाले से और जो उन्होंने अहकामात जारी किए, इसके ऊपर हुकूमत क्या कर सकती है, कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है जो हुकूमत के पास है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या दीगर अदारों से बात करनी पड़ेगी। ये तो प्रोग्राम का एक हिस्सा होगा, लेकिन उससे भी बड़ी बहस जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि जो नैब के केसेस हैं और शरीफ फैमिली, उस हवाले से हर रोज़ एक बयान आता है कि डील और ढील के मुतलाशी हैं। ये डील और ढील है क्या और हुकूमत के पास यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं। आज एक मरियम नवाज़ ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम रहम की भीख नहीं मांग रहे, और अपने वालिद के मुतालिक उन्होंने कहा कि एक से दूसरे हॉस्पिटल चक्कर लगवाए जा रहे हैं, और एक रात उन्होंने कहा वो चीख रहे थे और उनको उनकी बात भी नहीं सुनी गई। तो इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब हैं हमारे पास। फवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा PMLN से तलाल चौधरी साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। रिपोर्ट के कुछ हिस्से मैंने कल आपको पढ़ के सुनाए थे, लेकिन उसकी डिटेल्स जो हैं वो अगर उसको पढ़ें तो उसके अंदर कुछ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ऑब्जर्वेशन हैं कोर्ट की। रिपोर्ट कहती है कि ISI रिपोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है, ISI की रिपोर्ट के मुताबिक शेख रशीद और इजाजुल हक PTI उलमा विंग ने धरने की हिमायत की। गैर ज़िम्मेदारान सियासतदान जो थे फसाद अंगेज़ तकारीर की इन्होंने। धरने में TLP क़यादत पर गुजरते दिन के साथ सख्त गिर और बदज़ुबान और जारहाना बनती गई कि जो TLP की जो क़यादत है वो हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा सख्त गिर रवैया उन्होंने अपनाया। एहतजाजी मुजाहिरीन तशद्दुद पर उतर आए और दीगर शहरों तक फैल गए। जिस किसी को हुकूमत से शिकायत थी, इसने धरने वालों की हिमायत की। गालम गलोच, धमकियों और हमलों से लोगों के आइनी हकूक़ सलब किए गए। IB की रिपोर्ट के मुताबिक TLP क़यादत ने मुजाहिरीन को मुश्तिल करने के लिए सख्त तकरीर की कि लोगों को इश्ताल दिलाने के लिए तकरीर करते रहे कि उनके जज्बात जो हैं वो गर्म रहे। IGP इस्लामाबाद जो पुलिस के चीफ़ हैं, उनके मुताबिक मुजाहिरीन की गैर कानूनी सरगर्मियों से 8 साला बीमार बच्चे की मौत वाक़या हो गई। मुजाहिरीन इतनी तैयारी करके आए थे कि CCTV कैमरों के केबल तक काट दिए। धरने वालों ने वर्दी में मलबूस एहलकारों से मामला हल होने से कबल पैसे लिए। इलेक्शन कमीशन ने TLP की कानूनी हैसियत और बैरूनी फंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम नहीं की। कोर्ट ने बड़ा क्लियर लिखा है कि कानून में कोई भाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन को पता होना चाहिए कि इसने क्या काम करना। बड़ी क्लियर और स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन के मुतालिक। सानिया 12 मई में मुलव्वस लोगों को सज़ा न मिलने से TLP की हौसला अफजाई हुई, और 12 जो मई के वाक़यात जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त हुए थे। TLP को PTI और पैट की रेड जोन में धरने से भी शह मिली। PTI की क़यादत ने रेड जोन में धरने पर कभी माजरत नहीं की, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना उसने ये जो मेन उसकी फाइंडिंग ये थी कि इंतखाबात हैं मई 2013 के लार्जली देवर फ्री और इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, लेकिन PTI की क़यादत ने माफ़ी नहीं मांगी। धरना रहनुमाओं ने मजहबी जज्बात को भड़काया, मुनाफरत फैलाई, तशद्दुद का सहारा लिया। TLP के 2 उम्मीदवार इंतखाबात में भारी वोट लेकर सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। धरने वालों से निमटने के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैयारी नहीं थी। ये भी वाज़ेह नहीं कि इदारों के दरमियान बेहतर कोआर्डिनेशन थी या नहीं। दफ़ा 144 को खातिर में न लाने पर TLP के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। स्टेट ने लोगों की जानो माल की हिफाजत और नकलो हरकत की आज़ादी में इन्हें मायूस कर दिया। ISI ने कहा किसी पार्टी के इनकम टैक्स या बैंक अकाउंट्स की इतलात हासिल करने का मैंडेट नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को तशद्दुद पर उकसाने, नफरत फैलाने वालों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये भी डायरेक्शन है बाकायदा। सानिया 12 मई के ज़िम्मेदार और फैज़ाबाद धरने के हमायती आज हुकूमत में बैठे हैं। यहीं से आपसे स्टार्ट करते हैं मिनिस्टर साहब। उन्होंने कहा कि जो 12 मई में मुलव्वस थे और जो हमायती थे ये फैज़ाबाद धरने के, वो तो हुकूमत में आला उहदों पर फायदा है। उनको नाम जज साहब को देने चाहिए थे। सर एक MQM में दूसरे शेख रशीद है, नाम आया है उसके रिपोर्ट के अंदर। हाँ तो ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर आप करना चाहते हैं तो जो प्रोसेस है वो करें। आप शेख रशीद के खिलाफ कार्रवाई करना चाहेंगे? हम कैसे कर सकते हैं जो उस वक्त 12 मई में अगर हैं वो मुलव्वस। MQM 12 में रशीद साहब और MQM हैं मुलव्वस तो बता दें। शेख साहब का नाम उन्होंने दिया है फैज़ाबाद धरने की हिमायतियों में। शेख देखिए वो जो उन्होंने बात की ना, मसलन उसमें सारी पार्टियाँ लोकल, फ्रेंकली पीपल्स पार्टी के सरदार सलीम हैदर जो थे, जो डिवीजनल प्रेसिडेंट थे पीपल्स पार्टी के, वो जाके वहाँ पे देखें देते थे। उनको पीपल्स पार्टी ने नोटिस दिया। बिलावल भुट्टो ने बाद में, आपको याद होगा, उनको इस बात के ऊपर उनको सस्पेंड करने का उन्होंने कहा। लोकल इन्वायरमेंट था, लोकल लोग जो हैं उसमें आते हैं। पॉलिटिकल कमेंट्री जो है वो जजमेंट्स में जो है वो होती है, लेकिन वो कई दफ़ा सर्कमस्टांसेस और होते हैं। फैज़ाबाद धरना लोकल इवेंट नहीं था, नेशनल इवेंट था। पूरे पाकिस्तान के लोग थ्रेटन हो गए थे। नहीं, लोकल इन्वायरमेंट होती है ना, लोकल इन्वायरमेंट में आगे
मतलब फैज़ाबाद धरने या लब्बैक तहरीक के इस धरनों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा तो मैं ही बोलता हूँ इसमें मीडिया में जा कर के, और उस वक्त भी मैं बोल रहा हूँ जब कोई नहीं बोलता था, जब खड़ा होना मुश्किल था। अब तो हमने इनको काबू कर लिया है। सो हमने उसकी एक स्ट्रेटजी बनाई है, हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक रही है। इट्स अ पॉलिटिकल इशू, इट्स नॉट अ लीगल इशू फ्रेंकली। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसकी जो है वो एक आई वुड से एक कमेंट्री उसकी है। इसके अलावा ये तो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं जो हमने लिए हैं, हमने मैदान में खड़े होके लिए हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह के फैसले नहीं हुए जो हुकूमत ने आके किए। अभी आपका क्या इरादा है टीएलपी के हवाले से, जो इलेक्शन कमीशन को अहकामात हैं, हुकूमत को ऑर्डर है? नहीं, हमारे इरादे सामने हैं। हमने जो इरादे जो हमने किए थे, जो हमने एक आवाम से वादा किया था, वो हमने पूरा किया है। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ी है हमारे फ़ैसलों से। पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ी है, पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी इज़्ज़त बढ़ी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इज़्ज़त बढ़ी है। और ये अब एक इट्स अ पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। इंशाल्लाह हम टीएलपी इज ए पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। एग्जैक्टली, ये हतमी फैसला है। बिल्कुल। जब हमें कुछ दिन पहले एक बड़ी सीनियर लेवल पे ब्रीफिंग थी, उसमें भी ये तासुर मिला कि फ़ौज और सिविलियन लीडरशिप इस नुक्ते के ऊपर एक मेज़ पर है कि जितनी एक्सट्रीमिस्ट या सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं, हर नुक्ते के ऊपर एक पेज, बाकी नुक्ते भी आपसे मैं प्रोग्राम में पूछूंगा, लेकिन इस मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर है कि जितनी सेक्टेरियन या एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करना है, कोई गुंजाइश नहीं देनी। बिल्कुल, ये हतमी फैसला है फौज का भी और सिविलियन गवर्नमेंट का भी, दोनों एक पेज पे। बिल्कुल। कोई फेवरेट्स तो नहीं है, गुड और बैड वाली चॉइस तो नहीं है? कोई फेवरेट्स नहीं है। फेवरेट्स जो हैं वो सिर्फ वही हैं जो हमारे साथ ताउन करेंगे। ताउन इन ए सेंस जो लॉ ऑफ द लैंड को अबाइड करेंगे, लैंड को अबाइड करेंगे। ये तो एक वेलकम स्टोरी होगी अगर आप इसके ऊपर अमल पैरा होने में कामयाब हो जाए। अमल पैरा, आप देखिए नदीम साहब, आप तो खैर चूँकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जानते भी हैं। पिछले 6 महीनों का पाकिस्तान, माजी के कम से कम जो 25 साल का पाकिस्तान है उससे बड़ा मुख्तलिफ है। जो कुछ इन 6 महीनों में पाकिस्तान में हुआ है, जिस किस्म की ज़्यादातर हमारे फ्रैंकली टेलीविज़न प्रोग्राम्स में ये उतनी डिटेल से तो अब बात नहीं होती, ना इन मौज़ूआत के ऊपर बात होती है, बट हमने तो रीजन की हैयत ही तब्दील कर दी है। बहुत बड़ा क्रेडिट है इसमें। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट पीटीआई का ही सब कुछ है। बहुत बड़ा क्रेडिट है जनरल बाजवा का भी, पाकिस्तान की फ़ौज का भी। हमने मिल कर के, पाकिस्तान की सिविल हुकूमत ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने क्या किया, हमने एक नॉर्मलाइजेशन की है अफ़गानिस्तान के अंदर, हमने नॉर्मलाइजेशन की है इंडिया के साथ, हमने सीपैक को एक पूरा एक फिनोमेना बना दिया है। मिडल ईस्ट में पाकिस्तान कहीं पे था ही नहीं। पिछले आपको मालूम है कि 5 सालों में, बल्कि आप उससे भी पीछे अगर आप पिछले 10-12 सालों में देखें, पाकिस्तान मिडल ईस्ट से निकल ही गया था। हम वापस लेके आए हैं। हम मिडल ईस्ट में आज कहाँ पे खड़े हैं? हम सबसे बड़े प्लेयर हैं मिडल ईस्ट में। हम स्टेबिलिटी का, पाकिस्तान, अमेरिका कह रहा है, यूरोपीय यूनियन कह रही है अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी तो पाकिस्तान की वजह से आएगी। इंडिया का हम इंतज़ार कर रहे हैं, उनका एक लोकल इन्वायरमेंट है, इलेक्शंस होते हैं। करतारपुर इवेंट ने पूरा रीजन को बदल के रख दिया है। उसके बाद हमने अंदरूनी तौर के ऊपर आप देखें क्या किया। ज़रूरत थी किसी की, जिस तरीके से हमने टीएलपी को जो है वो उनको फारग किया है पाकिस्तान के सीन से, मुमकिन ही नहीं है उनकी। जिस तरह आपने उनको एक्नॉलेज किया है कि जनरल बाजवा और इमरान खान ने मिल के सऊदी अरब और यूएई, अफ़गानिस्तान, इन पॉलिसीज़ को चेंज किया है और टर्न अराउंड है, इसी तरीके से अगर जनरल बाजवा और इमरान खान इकट्ठे चलें तो आपके FATF के इशूज़, आपके ये एक्सट्रीमिस्ट आर्म्ड आउटफिट्स जो है इनके इशूज़, ये सारे सेटल हो जाएंगे। FATF में भी हम जो हमने एक टाइमलाइन बनाई है, आई कैन टेल यू कि हम वी आर फार अहेड ऑफ दैट। FATF में जो कमिटमेंट्स हैं ये हमारे अपने इंटरेस्ट में है। FATF क्या कह रहा है? आप मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाएंगे। हम मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाना हमारा इंटरेस्ट है। FATF कह रहा है यहाँ पे मुसल्ला ग्रोह जो हैं वो नहीं होने चाहिए, हमारा इंटरेस्ट है मुसल्ला ग्रोह नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको हमने तगड़ा किया है और हम और तगड़ा करेंगे। जो माजी में तलखी पैदा हुई थी वो एक मुझे याद पड़ता है पठानकोट वाले मामले से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई थी। अब अगर आप दोनों इकट्ठे रहें तो मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश नहीं होगी, बल्कि आप दोनों एक ही पेज के ऊपर उन स्टेप्स को एग्री करते हुए आगे बढ़ते हुए इन तंजीमों पर काबू पा सकते हैं। मैं तो इसके ऊपर आपसे बार बार सुनना चाहता हूँ ताकि तसल्ली मेरी भी और लोगों की भी हो कि वाकई कर रहे हैं आप। ये जो निज़ाम है ना हमारा, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। सोफिस्टिकेटेड इन अ सेंस
इसमें आपको पहले तो जो 3 इदारे हैं उनकी आपस की क्लोज कोऑर्डिनेशन चाहिए, जुडिशरी की, फ़ौज की और सिविल गवर्नमेंट की। ये 3 अगर आपस में इनकी आपस में अनबन हो, आपस में एक आप समझिए रिलेशनशिप नहीं होगा, तो ये सिस्टम एक दूसरे को एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट नहीं अगर करेगा, सिस्टम नहीं चलता। फिर कैबिनेट के अंदर आपकी जो मेजर मिनिस्ट्रीज हैं उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये सिस्टम इज़ निटेड इन अ वे कि ये एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका रिलायंस है। इसमें कोई अगर एक बंदा कहे कि वही सब कुछ कर लेगा तो वो नहीं हो सकता। जो इस वक्त सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनका बिल्कुल रास्ता क्लियर है। उनको 2+2 के आदमी हैं, दिल में और ज़ुबान में उनके कोई फ़र्क नहीं है। कई दफ़ा नुकसान भी हो जाता है क्योंकि वो जो बात दिल में होती है उनके वही ज़ुबान पे होती है। एंड आई वुड से द सेम इज़ द केस विद द आर्मी लीडरशिप। बिल्कुल जनरल बाजवा साहब से फ्रेंकली मैं तो बहुत उनसे हमेशा मुतासर होता हूँ। बहुत उनका किन से ज़्यादा मुतासर है, इमरान खान से या जनरल बाजवा से? प्राइम मिनिस्टर साहब से तो हमारा और तरह का ताल्लुक़ है, उनसे लीडरशिप का ताल्लुक़ है। जनरल साहब से तो एक जो है वो हमारा उस तरह का अपना इंतज़ामी ज़्यादा ताल्लुक़ है और ज़ाती ताल्लुक़ भी है। लेकिन जो जनरल साहब की भी बहुत ही इज़ अ विजनरी, अनडाउटेडली बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए हैं जो पाकिस्तान में नहीं हुए पहले। इसी ऑर्डर का एक हिस्सा कहता है फ़ौज को कि उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जिन्होंने इस धरने की हिमायत की या जो सियासत में मुलव्वस हुए। देखिए मैं आपको दोबारा ये कहूँगा, फ्रेंकली सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला एकेडमिक है, बहस है, ये करें जी वो करना चाहिए। पॉलिटिकल एक लोकल सर्कमस्टांस से सुप्रीम कोर्ट के नहीं कर सकते। जो एक लोकल पॉलिटिक्स होती है ना, जो एक लोकल इवेंट्स होते हैं, वो कानून उनको नहीं 2+2 में नहीं, 2+2 के इवेंट्स नहीं होते। ये ग्रे में होती हैं चीज़ें, ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती। फ़ौज कार्रवाई करे जी फलाने के ख़िलाफ़ जी, वो क्या कार्रवाई करे, आपकी कैपेसिटी नहीं होती आगे क्या करने की। ये एकेडमिक बातें हैं, वो इसमें ज़्यादा मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा। मेरा बड़ा एहतराम है जज साहब के लिए, लेकिन आई वुड से कि ये ग्रे आपको पसंद नहीं आया लगता, हम तो शाबाशी दे रहे हैं। चीज़ें हैं, ग्रे की चीज़ें हैं, इतना ये ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती चीज़ें। तलाल चौधरी साहब से भी इस पे राय ले लें। अगर आप देखें तो जनरल बाजवा साहब की ने बड़ा ओपनली उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने कमेंट किया था जब उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ओपनली उन्होंने यहाँ पे कहा था कि देखें 2 नज़रिए हैं। एक नज़रिया ये है कि फ़ौज ने धरना करवाया है आपके ख़िलाफ़, और दूसरा नज़रिया ये है कि आपने धरना कराया है मेरे ख़िलाफ़। तो दोनों में से क्या सही है अभी अल्लाह ही जानता है। आपके ख्याल में कौन सी बात सही है? फ़ौज ने तो नहीं कराया था। मुझे याद पड़ता है उस ब्रीफिंग के बाद एक BBC उर्दू ने मुशाहिदुल्लाह साहब को कोट किया था कि जनरल साहब ने कहा कि अगर साबित हो जाए कि हम फ़ौज धरने के पीछे है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। BBC उर्दू ने इस पर खबर शायद फ़ौज ने नहीं कराया था। फ़ौज का तो खैर हमें भी पता है कि फ़ौज ने नहीं कराया था। किसने करवाया था? मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है, डिस्ट्रस्ट था दोनों तरफ, और ये एक फिनोमेना दरमियान में हुआ तो दोनों को फ्रैंकली चूँकि अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह दोबारा मैंने आपसे पहले कहा, फ़ौज और हुकूमत में मिसट्रस्ट था। उस मिसट्रस्ट की वजह से काबू नहीं पा सके। फवाद चौधरी साहब ने तो अपना नुक्ता नज़र बड़ा क्लियरली कर दिया और फ़ौज की शाबाशी भी दी है। तलाल चौधरी साहब से भी पूछ लें। तलाल चौधरी साहब, आप फैसले के ऊपर और फ़ौज के ऊपर आप भी मेरे ख्याल दोनों मामलात पे राय देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी नदीम मलक साहब। और ये फ़ैसले के हवाले से इसलिए भी मुझे बहुत कुछ मालूम है, और क्योंकि मैं भी उस वक़्त स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर था, और इस पूरे धरने के एपिसोड में उस वक़्त हुकूमत में मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का इल्म है। मेरा ख्याल है कि एक तो सबसे पहली बात ये कि इसको सिर्फ ये कह देना कि जब आपको कोई चीज़ पसंद ना आए या आप अमल ना करना चाहें, उस पर इम्प्लीमेंटेशन आपकी फ़ायदे में ना हो, और यकीनन जो पार्टी जो उस धरने की बेनिफिशर होगी और जो उस धरने की वजह से आज हुकूमत में होगी, वो मैं उसको बिल्कुल टेक्निकली प्रूव कर सकता हूँ कि बेशुमार सीटें ऐसी हैं जिन पर अगर वो उम्मीदवार ना होते तो शायद बहुत सारी सीटें वो नून जीतती। और उससे पहले भी हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने में और उसके बाद इन लोगों ने अपना जो एक हमें कमज़ोर करने में इस धरने ने जो रोल प्ले किया, तो मेरा ख्याल है कि यकीनन वो यही कहेंगे कि ये तो एक लीगल कमेंट्री है। और अगर स्पोक्समैन ये कहे एक हुकूमत का,
तो मेरा ख्याल है, और वो पार्टी जो कहा करती थी हम पीछे खड़े हैं उस सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो कुछ नहीं करेगी तो हम इज्जत करवाएंगे, हम देखेंगे उसके फैसलों पर अमल कैसे नहीं होता, ये उस पर स्पोक्समैन है। मुझे खैर हैरानगी इसलिए नहीं है कि ये बदलते हुए देर नहीं लगाते, और ये इनके खान साहब का ये वतीरा है। और मैं इस पे अगर आगे चलकर इंशाल्लाह ताला वो अलीम खान पे भी बात होगी। बाकी इनकी कामयाबियों की मैं बात अभी करना चाहता हूँ। अगर कामयाबी यही है कि आप किसी ग्रुपिंग का हिस्सा बन जाए। फैजाबाद धरने के पीछे आपके ख्याल में कौन था? मेरा ख्याल है जी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैसले में उसके बाद मज़ीद अगर किसी को कोई उस पर शाइबा है, कोई उस पर एग्री नहीं करता, तो उसके बाद उसको उस पर रिव्यू में जाना चाहिए। और जो कुछ उस धरने के में जो कुछ हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो 43 पेजेस में एक एक चीज़ है, पढ़ने वालों को, समझने वालों को एक एक चीज़ समझ आती है। आप बयान नहीं करना मज़ीद मेरा ख्याल इस पे कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं। आप नहीं बयान करना इसमें मेरा मजीद और कोई कहने की जरूरत नहीं। अगली बात, अब ये कामयाबियों की बात मैंने अभी बड़ी सुनी, माशाल्लाह बड़े मैं हौसले से बैठा रहा। अगर कामयाबी यही है कि आप क्या कहते हैं अरब कंट्रीज़ में एक ग्रुपिंग का हिस्सा बने, यमन में फ़ौज भेजें, ईरान के ख़िलाफ़ पार्टी बने और इसको कामयाबी कहें, अगर आप कामयाबी यही समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के सारे इशूज़ सेटल कर दिए, लेकिन आज अफ़गान सदर ने जो बयान दिया है माशाल्लाह वो तो देखने वाला है। और अगर इसी चीज़ को कामयाबी कहते हैं क्योंकि वो कुलभूषण की फांसी देते देते हम उसको वापस करने को तैयार है, हमने वन वे रास्ता खोल दिया। लिया क्या है हमने अपने इस मुल्क के लिए? हम वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दफ़ा, वज़ीर खारजा, वज़ीर आज़म हर हफ्ते 2 दफ़ा ये बयान देते कि मोदी साहब हम भीख मांगते हैं कि हमसे बात तो कर लें। हम तीसरे मुल्कों को जा जाकर बात करते हैं कि किसी तरह हमसे बात कर लें। कभी हम बराबरी की बुनियाद पर खेला करते थे, लेकिन आज तो इन्होंने साबित किया कि वो इंडिया शायद बहुत ही बड़ा मुल्क है। और उसके बाद हमने लिया क्या है? ये सारी इनकी कामयाबियों में अफगानिस्तान हमारे बारे में क्या कह रहा है, इंडिया हमसे सलाम नहीं लेने चाहते, वो बात नहीं करना चाहते वो, और उधर अरब कंट्रीज की बात करते हैं हम ईरान, और इसका मतलब है उसमें पार्टी बनने को जा रहे हैं। ये तो इनकी कामयाबियां हैं, और इनकी कामयाबियां सीपैक में भी सामने आ रही। चाइनीज सफीर जिनका चाइनीज ऐसे बात नहीं करते, उसने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो बात की वो नदीम मलिक साहब आपके प्रोग्रामों में हुई है वो बात, तो बात रही आगे। तो ये कामयाबियां नजर आ रही हैं और कामयाबियां आम लोगों तक पहुंच चुकी हैं माशाल्लाह। गैस का बिजली जो बिल, गैस की बाद में आते हैं, वन बाय वन गैस बाद में लेते हैं, गैस बाद में। पहले फॉरेन पॉलिसी के ऊपर दोबारा इनको ले आऊं। बताइए जी, तलाल चौधरी साहब ने तो आपको वो कहा कि आप एक ग्रुपिंग का हिस्सा बने, और अफगान सदर के आज के बयान के ऊपर उन्होंने काफ़ी सख्त किस्म की राय दे दी। तलाल चौधरी साहब से फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करना ज़रा नामुनासिब बात है। मेरा साहब आपका मेरा लेवल, मेरा ख्याल है इसमें कोई फर्क नहीं है। आप भी कहीं फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहे। मेरा ख्याल चौधरी साहब ये अवॉइड करने का तरीका अच्छा नहीं है। आप बात करें, ये आम आदमी की मैंने बात की है। चले मैं आपसे इतना मैं नहीं पढ़ा लिखा जितना आप अपने आप को समझते हैं, लेकिन ये आम आदमी की राय है। मेरा ख्याल है ये अवॉइड करने का तरीका इसको पता नहीं है, इसको आता नहीं है। मैं आपको पूरी एक एक चीज, मैं उसको उसकी सिक्योरिटी से लेकर उसकी एक एक चीज को मैंने कहा, हमने ही नाम रखा है चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो हमने रखा हुआ है उसका नाम। अच्छा चले, और ये हमने बनाए हुए हैं। आपसे नहीं होगा साहब। और एक और मेरे इम्तिहान आप जितने मर्जी ले दोबारा, लेकिन आप इम्तिहान में ये फेयर नहीं है। ये तलाल चौधरी साहब से जाती है, आपको जवाब देना चाहिए। लोकल पे आ जाए, लोकल पे आ जाए। उसमें वो भी हमारा चंद दिन पहले एक अदालत में लतीफा हुआ था, पॉलिसी पे लोग सुनना चाहते हैं ना ये कामयाबी। उन्होंने वो खबर थी मोहम्मद डैम के हवाले से, तो उन्होंने कहा पेपरा से बनता क्या, तो आप तलाल चौधरी के साथ वो काम करें। मेरा ख्याल में आप उसके सवाल का जवाब दे दें तो ज्यादा बेहतर है। नदीम साहब इन्हें करने दें, सौ बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। क्या डिस्कशन, बहरहाल बात ये है, हम तैयार हैं। ठीक है सर चौधरी साहब, मैं तो क्या, मैं नदीम मलिक साहब को असल में कह रहा हूँ लोकल पॉलिटिक्स डिस्कस करें, फैसलाबाद वगैरह की, उसमें ज़रा जाहिर है कि माहिर हैं चौधरी साहब, तो बात भी हो सकती है। देखिए बात यह है कि मैंने जिस तरह से आपको पहले कहा, अभी इंशाल्लाह मोहम्मद बिन सलमान हिज रॉयल हाइनेस तशरीफ ला रहे हैं। कब तक? मिडिल ऑफ फरवरी सुना था हमने। इनफैक्ट एग्जैक्ट डेट जरा सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं बताते, बट 3rd वीक ऑफ फरवरी, 3rd वीक वो आ रहे हैं जी। एंड एक्सपेक्टेड साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 15। बल पहले भी आपको मालूम है $10 बिलियन की एक ऑयल रिफाइनरी पहले ही हम MOU कर चुके हैं। एक MOU आज हमने प्रूव किया है जिसमें सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं
उनमें इन्वेस्टमेंट रेकोडेक नॉट रेकोडेक स्पेसिफिक बट ओवरऑल उसमें करेगा। 12 साल के बाद मोहम्मद बिन जायद तशरीफ लाए थे। सऊदी इन्वेस्टमेंट का साइज कितना हो सकता है मजमूई तौर पर, क्योंकि उनका पेट्रोकेमिकल में भी है, 2 आपने पावर स्टेशन भी मार के हुए हैं, हवेली बहादुर और साहिबाल वाला। चूँकि अभी वो मेरी अभी बात हो रही थी हारून शरीफ साहब से, तो अभी मैं फिगर देने में ज़रा मुनासिब नहीं होगा मेरा, तो वो असद उमर साहब और वो लोग उसको अनाउंस करेंगे। लेकिन फ्रैंकली ये बात तय है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं मिडिल ईस्ट से पहले पाकिस्तान में नहीं आई। सऊदी अरब और यूएई से कहा जा रहा है कि 25 से 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो मैसिव है, जो मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं जो सऊदी अरेबिया और इंदर से आ रही है। टर्की आ रहा है, उसके बाद हमें तैयब अर्दगान जो है 23 मार्च को आपको मालूम है कि महातिर मोहम्मद पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। सो तैयब अर्दगान का विजिट जो है उससे पहले है या उसी दौरान? मेरा ख्याल है उसके बाद होगा, ये मार्च के बाद होगा। इसके साथ ईरान के जो इस वक्त लीडरशिप है उसके साथ हम क्लोजली इन टच हैं। कतर में अगर आप TRT का आर्टिकल देखते परसों, तो मैं आपको ज़रूर भेजूंगा, वैसे वो बड़ा पढ़ने वाला है। उसमें उन्होंने कहा कि पहली बार पाकिस्तान ने डाइवर्सिफाई की है अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है। सो ऑन वन हैंड हमारा कतर के साथ और ईरान के साथ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ऑन द अदर हैंड हमारा सऊदी अरेबिया और UAE के साथ एक बहुत ही करीबी ताल्लुक जो है वो। आज आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्री फिजिबिलिटी स्टडी साइन की है ऑफशोर गैस पाइपलाइन के लिए, गैसप्रॉम, रशियन गैस जायंट गैसप्रॉम के साथ, गैसप्रॉम, और वो बनाएंगे कि हम मिडल ईस्ट से, अब कंट्री शायद परहैप्स ईरानियन गैस के लिए ही है कि वो हम पाकिस्तान कैसे लेकर आएंगे ऑफशोर। देखिए जो हमारा सबसे बड़ी इस वक्त जो चीज़ है ना, इस वक्त आज भी सेकंड राउंड हुआ है ये अफगानिस्तान के ऊपर रशिया में, जो तालिबान की टीम वहाँ बैठी हुई है। फ्रैंकली वी आर एक्सपेक्टिंग सर्टेनली सम गुड न्यूज़। गनी साहब खुश नहीं है वो गनी साहब ने तो एक जो है वो ज़ाहिर है अफगानिस्तान पाकिस्तान एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप है। अशरफ गनी साहब की जो स्टेटमेंट है वो अनफॉर्चुनेट है, उनको देनी नहीं चाहिए थी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे आपको स्टेबलाइज करने की, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको कोऑपरेट करने की, आपको जब मौका मिल रहा है आप हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ना इट वाज रियली ना बैड टेस्ट। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने और अभी स्पीकर असद कैसर साहब ने, उसके बाद जो हमारे डॉक्टर मज़ारी ने, तीनों ने, सब ने उनके ऊपर जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं। मेरा ये ख्याल है कि इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट। ज़रूरत ही नहीं थी, जब पाकिस्तान आपको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है और हम जेन्युइनली ये समझ रहे हैं कि इमरान खान का विजन क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने ये सऊदी अरेबिया में कहा था, बेसिकली हम अफ़गानिस्तान, हम चाहते हैं एक स्टेबल अफ़गानिस्तान, एक नॉर्मल रिलेशनशिप विद इंडिया। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान विल बी प्लेस्ड इन 2 बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक तरफ चाइना होगा, एक तरफ आपका इंडिया होगा, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में एक रास्ता जो है वो खुलेगा। ये एक सिनेरियो होगा जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदलेंगी, बल्कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों। क्या सऊदी अरब और UAE से जो हमारे लिए गर्मजोशी पैदा हुई है, इट इज़ ड्यू टू अफगान डेवलपमेंट जो तालिबान के साथ बातचीत उसका एक हिस्सा है, उसका ये हिस्सा एक हिस्सा है। आपको मालूम है कि UAE बिगर पिक्चर में तो ये सारे एक ही इंटर रिलेटेड है, चीज़ें मिली हुई एक दूसरे। आपको मालूम है कि UAE जो इस वक्त है वो इस रीजन में सबसे क्लोज, अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के कोई इंतज़ामिया है तो वो UAE है। सो UAE का इस वक्त फ्रंट रोल है तालिबान और अफ़गानिस्तान के मामले को लेके, और UAE और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात आपको मालूम है कि किस तरह के हैं। बल्कि अब तो ये भी मालूम है कि जो हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन ज़ैद और हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान, उनका आपस का किस किस्म का ताल्लुक है, वो बहुत ही करीबी उनकी आपस की रिलेशनशिप है। लिहाजा ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, ये नहीं है कि कोई चीज़ बाहर है। सो दिस गिव्स फ्रैंकली पाकिस्तान अ ग्रेट होप। पाकिस्तान, हम एक ऐसे इस वक्त कह लीजिए कि दोराहे पर है, या एक ऐसी जगह के ऊपर हैं जहाँ पे हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह, जिस तरीके से हम आगे जाएं। जब सियासत पाकिस्तानी के ऊपर लेकर आते हैं, पहले तलाल साहब से पूछते हैं। तलाल साहब, जो आज मरियम की ट्वीट है, नदीम साहब एक मिनट मुझे, मैं इस पे ज़रा कमेंट कर दूं ज़रूर, और एक मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा जी, जिस दिन आप मर्जी रखें, फॉरेन अफेयर्स पे रखें, इंटरनल सिक्योरिटी पर रखें,
इकोनॉमी पे रखें, वजीर बनने से इंसान माहिर नहीं बन जाता हर चीज़ का। इनका और मेरे लेवल का और इनकी मेरी डिग्रियों का और इनकी मेरी समझ का भी पता चल जाएगा। और मैं आपसे चाहता हूँ और कौम को देखना चाहिए और इसमें बंदा सीखता है। मैं तो सीखने वाला स्टूडियो में मैं कोई हर फन और अगली बात नहीं करनी, मेरी मर्जी है। तलाल चौधरी साहब, अब मैंने कहा जी रखे ना पता चलेगा। अगले हफ्ते रखते हैं नदीम साहब एक गुजारिश सुने, ठीक है नदीम साहब जहां मर्जी रखे। नदीम साहब मेरी गुजारिश ये है कि भी अब इन्होंने हमें अब हमें जो मर्जी गनवा दिया जी। फलां आ रहे हैं जी, महातिर मोहम्मद साहब आ रहे हैं जी, वहां जी प्रिंस आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, हमने जहाज पकड़ा था, हम फलां मुल्क गए थे, फिर हम फलां मुल्क गए थे, फिर हमने ये किया था। इसके इंडिकेटर्स होते हैं ना जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है, रिजर्व्स कितने हैं, ये तमाम चीजें उसको इंडिकेट करता है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिकेट किया है, उसको मूडीज ने इंडिकेट किया है। और खुदा के वास्ते बंदे इंडिकेट तो करे ना, ये आनियां और जानियां हमारी देख लें, फलां हमारी तरफ आ रहा है, फलां हमारी तरफ जा रहा है। गुजारिश ये है, हमें जिस दिन इंडिकेटर नजर आएंगे, जिस दिन फिगर्स नजर आएंगे और वो फिर नीचे अवाम तक आता हुआ नजर आएगा, पता चल जाएगा। और ये रेटिंग्स और जो ये सारी चीजें हैं उस दिन पता चलेगा। ये आपके कहने से और मेरा ख्याल है लोगों को तसल्ली नहीं होगी इस बात की कि फॉरेन पॉलिसी आपकी कितनी कामयाब है। फॉरेन पॉलिसी उसी दिन होगी जिस दिन पाकिस्तान को उससे कुछ मिलेगा। राहदारी देकर लिया क्या है, कश्मीर लिया है, कोई और चीज ली है क्या? आपने अफगानिस्तान को देख के क्या लिया है? आपने एक ग्रुप का हिस्सा बन के अरब कंट्रीज में क्या लिया है? कौम इंशाल्लाह ताला पूछेगी और इकोनॉमिकली हमें क्या फायदा हुआ उसका इंडिकेटर से पता चलेगा। सर मैं आपको आज जो मरियम नवाज की ट्वीट्स हैं वो बताना चाहूंगा और पहले आप ही से चाहूंगा, पहले आप बताइए फिर फवाद साहब से इस पर सरकारी जो गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल उसके ऊपर बात करेंगे। इस पे बात करें, सीरियस भी लगेगा जरा। मरियम ने आज ट्वीट किया है कि एक रात जेल में मियाँ साहब को सीने में तकलीफ हुई, वो आवाज़ें देते रहे मगर कोई ना आया। इस बेहिसी और सियासी इंतकाम का जवाब हुक्मरानों को देना पड़ेगा। फिर वो और आगे कहती है कि बहुत आजमाइश आई मगर तवक्कल अल्लाह पर रखी। और फिर वो मियाँ साहब का है कि उन्होंने कहा कि मुझे वापस आप जेल में भेज दें। सर्विसेज हॉस्पिटल भेजा गया जहाँ पर दिल का वार्ड भी नहीं है और मुझे ये खाना बदोशों की तरह इधर उधर आप मत घुमाएं। आपका जानना चाहूँगा कि क्या इशू क्या है इस वक्त उनकी सेहत याबी के हवाले से और सरकार क्या कर रही है? देखिए गुजारिश ये है नदीम साहब, सबसे पहले देखिए एक बोर्ड सरकार ने बनाया, उस बोर्ड ने कहा इन्हें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, इन्हें कोई इलाज की ज़रूरत है। इन्होंने हॉस्पिटल नहीं लेकर आए, इन्होंने उसको जानबूझ के डिले किया क्योंकि नीयत में ख़राबी होती है ना जी। उसके बाद दूसरा बोर्ड बनाया, फिर ना लेकर आए, तीसरे बोर्ड ने कहा फिर लेकर आए और चौथे बोर्ड ने जो रिकमेंड किया फिर भी वो ना किया जिस बात के लिए यानी दिल की तकलीफ थी वहां पर लेकर ना गए। गुजारिश ये अगर नीयत साफ होती तो ये टाइम ज़ाया क्यों किया गया 1.5 महीना? पहले एक बोर्ड, आप भाई बोर्ड की रिकमेंडेशन पर अमल करके उन्हें कोई वो जा तो नहीं, आप हॉस्पिटल लेके आना था, वहां आप उन्हें रखते, फिर दूसरा बोर्ड बना लेते, फिर तीसरा बना लेते, फिर चौथा बना लेते। लेकिन गुजारिश ये है कि इंसान कई दफ़ा सियासत में इंसानियत सद से ना वो चीज़ें से फिर वो जाता रहता है। और ये देखें मकाफाते अमल है, ये देखें आज वही, मुझे तो आज सारा दिन मैं बयान सुनता रहा अलीम खान साहब के लिए और कल मैं रात चौई साहब को भी सुन रहा था, चौई फवाद साहब को, ये बैलेंसिंग एक्ट है, ये फलां अच्छे नहीं है, ये बहुत बुरा किया, ये ऐसे पकड़ना नहीं चाहिए। यानी आज ये लग रहा था कि ये शायद हमारे लोग बोल रहे हैं। तो गुजारिश ये है, हमने जब इंडिकेट किया वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है हम, और वो खुद इधर अगर सजा हुई वो खुद आए, वो उन्होंने मुश्किल तरीन चीजों में वो खुद फेस करते रहे। मरियम नवाज का बयान सुनाता हूं, क्यों नहीं हॉस्पिटल पे बर वक्त लेकर आए? जब प्ले करिए मरियम बीबी ने आज कहा, क्या दिखाएगा? आपका एक मसला था जो ये जानते उनको था, और अगर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल अगर तज़हीक उनकी मकसूद थी, तो मियां साहब एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी हैं, हमने वो तज़हीक का निशाना बनने को हम तैयार हैं। 4 दिन से उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में ला के रखा हुआ है जिसको पूरी दुनिया जानती है यहाँ कार्डियक यूनिट ही नहीं। किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। जब मेरी वालदा बीमार थी, टर्मिनली इल थी, डेथ बेड पे थी, हुकूमत में शामिल लोग, तब इन्होंने उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा और आज वो अल्लाह ताला के पास चली गई हैं। और अब मियां साहब की जो सेहत है उसके मामले में इस तरह का रवैया अगर रखा जा रहा है तो हम इनसे रहम के तलबगार नहीं, हमें इनके इलाज की ज़रूरत नहीं। जुल्म की रात जो है वो छोटी होती है लेकिन उसकी देनदारी जो होती है उसका हिसाब किताब बहुत बड़ा। फवाद चौधरी साहब, मियां नवाज शरीफ
कैसे आप मामलात को हैंडल कर रहे हैं? फैमिली को तशवीश नज़र आती है। ये बात यह है कि मियाँ साहब जो हैं वो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, उनको जो सहूलत है वो दी गई है, सारे टेस्ट जो हैं उनके कराए गए हैं। टेस्ट क्या इंडिकेट करते हैं? टेस्ट में तो बस सिर्फ NRO की कमी नज़र आ रही है, बाकी NRO? बाकी तो सारे टेस्ट ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे वैसे ये भी हैरत है कि टेस्ट सही आ रहे हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, बाकी फैमिली है, उसको खुश होना चाहिए कि टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं और मियाँ साहब सेहतमंद हैं, कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। इनके मुँह लटक जाते हैं सही टेस्ट दे के, ये मुझे समझ नहीं आई। लोग अपने प्यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह करे टेस्ट सही आए, और जब खुदा न खास्ता को टेस्ट भी होते हैं तो लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह करे टेस्ट आपके सही आ जाएं सारे। यहाँ पे अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये NRO क्या है? पहले आज आप बता ही दें, पूरी कौम एक रोज़ पहलियाँ बूझती है, आज थोड़ा सा। ये NRO असल में हुआ था, इस्तिलाह हुई थी कि जब अल्लाह अगरी के रहमत करे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, जब कुलसूम नवाज शरीफ जो थी वो एक तहरीक चला रही थी मुशर्रफ साहब के दौर में, और उस वक़्त हुआ ये कि इन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, पाकिस्तान हमारी मट्टी है, हम यहीं दफन होंगे और बजाल है हम पाकिस्तान से बाहर जाएं, जेलें हमें कुछ नहीं कहती। और अचानक ये बयानात के एक दिन के बाद पता चला कि सारे लुटियाँ डालते हुए जहाज़ पे बैठे और सारे जो हैं वो सऊदी अरब में लैंड कर गए। अभी भी वैसे ही अरेंजमेंट कोई कर रहे हैं आप? ये टर्म एक हिस्टोरिकल इसकी बैकग्राउंड ये है। सही। उसके बाद अब होता यह है कि पाकिस्तान में चूँकि इस तरह की डील्स हुई हैं, तो पाकिस्तान में मीडिया है, लोग हैं, उनको लगता है कि इस किस्म की डील जो है वो दोबारा ना हो जाए। हो रही है, इसलिए हमने कल दोबारा ये रीशोर कराया, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में भी ये बात की। उन्होंने कहा मेरी 22 साल की स्ट्रगल है, 22 साल मैंने इसके लिए जो है वो जंग लड़ी है, और ये जो मुकदमात है इनको मैं मंतकी इंजाम तक पहुँचाऊँगा, और कोई NRO शहरों कोई डील शील हमने जो है वो नहीं देनी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपको यह तासुर दूर हो जाएगा कि किस्म किस्म की डील दी गई है या ढील दी गई है। ढील की क्या ऑप्शन है वो भी बता दें, उसमें ऑप्शन क्या है? मेरा ख्याल है ढील की भी ऑप्शन इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों से ख़त्म की है। ठीक है, डील तो थी, प्रोडक्शन ऑर्डर हो गया था, आके नदीम साहब यहाँ पे बैठ जाते थे, वो सारे यहाँ पे बैठे हुए थे, उनका फलाने को भी डाल दो PAC में, इनको भी, जिस तरह से इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फोरम को मिसयूज किया, पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाहिर है प्रोडक्शन। तो आपका ख्याल है कि उसको रिवोक कर सकते हैं आप? जिस तरह के हालात जा रहे हैं मुझे लगता है कि कुछ इस किस्म का फैसला लेना पड़ेगा। रिवोक कर सकते हैं उनकी चेयरमैनशिप? जाहिर है रिवोक कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तलाल चौधरी साहब। नदीम साहब, गुजारिश ये है, ये अगर रिवोक कर सकते होते ना तो ये देते ही ना। ये हाउस अगर चला सकते हैं बगैर प्रोडक्शन ऑर्डर के तो ये देते ही ना हमें। हमने भीख नहीं इनसे मांगी, हमने हक मांगा, ये आईनी और कानूनी है। मैं उस दिन देखूंगा जिस दिन अलीम खान को ये प्रोडक्शन ऑर्डर पे नहीं लेकर आएंगे। मैं उस दिन देखूंगा जब वही बातें जो हमने कहा था हमारे साथ ज्यादती है वो ये नहीं कर रहे होंगे। और दूसरी बात ये कहते हैं टेस्ट उनके क्लियर आ रहे हैं, जिन्होंने जो 4 बोर्ड बनाए हैं वो सारे नालायक लोग हैं। यानी वो टेस्ट उनके क्लियर है, वो कहते हैं उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाएं, वो कहते हैं मुझे आप बताएं कि आप लोग क्यों खुश नहीं है अगर टेस्ट क्लियर हो? इनका प्रॉब्लम क्या है? नहीं, अल्लाह करे और इंशाल्लाह होंगे, लेकिन गुजारिश ये है, इनका प्रॉब्लम नदीम साहब क्या है? ये खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं ना, यानी स्पोर्ट्समैन, ये खुद ही फॉरेन अफेयर्स के माहिर बन जाते हैं, खुद ही इकोनॉमी के माहिर बन जाते हैं। पता इन्हें ढेले और टके का नहीं है, आता इन्हें कुछ है नहीं है। मेरी बात सुने, रिपोर्टें क्लियर हैं, तो आपका बोर्ड क्या कर रहा है? उन डॉक्टर्स को फायर करें। उन डॉक्टर्स ने अगर कहा इलाज होने वाला है, इसका मतलब डॉक्टर ना बने। चॉइस साहब, आपकी इतनी देखे ना, आप कभी इकोनॉमिक्स बन जाते हैं, कभी फॉरेन अफेयर के मास्टर बन जाते हैं, अब आप डॉक्टर बन गए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बन गए। भाई आपको नहीं पता कुछ भी, जिनका काम है वही करने दे। और अगर वो कह रहे हैं इलाज तो उनसे पूछे। सोशल रवैया ये होता है कि कोई अपना अजीज दोस्त जो है उसका टेस्ट हो तो बंदा दुआ करता है कि अल्लाह करे सही निकले। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मैं तो आपके रवैये की बात कर रहा हूँ। अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह ताला ठीक भी निकलेगा। बहुत लाखों लोगों की, उनकी वालदा समेत उनके साथ दुआएं भी हैं, मगर हम आपका बिहेवियर, आपकी नीयत और आपका कंडक्ट कौम को दिखा रहे हैं। हम आपको शीशा दिखा रहे हैं कि आप इस हद तक
मेरा नहीं ख्याल था कि इस हद तक हम गिर जाएंगे सियासत में कि किसी को नहीं कमाल करते। बोर्ड किसने बनाया चौधरी साहब? 4 बोर्ड किसने बनाए? बोर्ड की रिकमेंडेशन क्या है? बोर्ड कोई हमारा जाती तो नहीं है, हमारी पार्टी का नहीं है, बोर्ड सरकारी डॉक्टरों का है। एनआरओ टाइप अरेंजमेंट आपकी जमात की जानिब से या फैमिली की जानिब से किसी लेवल के ऊपर डिस्कस हुआ? क्योंकि वुज़रा के बयान ये कहते हैं कि $2 अरब की पेशकश की, 6 लोगों ने मेरे से रब्ता कायम किया, ये 2 वजीर कह चुके हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है? मुझे थोड़ी सी कुछ रोशनी डालिए, कहीं तो हमें पहुँचाइए, हमें तो हवा में ही आप घुमाए रखते हैं सारे। ये नदीम साहब आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आपसे पूछ रहा हूँ? आपसे पहले पूछ रहा हूँ जी कि आपकी फैमिली की, आप फैमिली की जानिब से या पार्टी की जानिब से कुछ ऐसा हुआ? देखिए गुजारिश ये है, मुझे नहीं ये समझ आती कि ये हुकूमत, आपने देखा नहीं कि पहले 6 महीने गुजारे इन्होंने चोर डाकू के शोर में, उसके बाद इन्हें पता है अगर आप लोग बाज ना आए तो। हमारे प्रोजेक्ट पे तख्ती पर तख्ती ये लगा रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी से बिल जो बिजली का है वो कहाँ है, गैस कहाँ है, महंगाई कहाँ है, लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में जो हालत है, या पार्टी की जानिब से किसी एनआरओ के लिए अप्रोच किया गया? मैं वही गुजारिश करने लगा, अब कुछ तो बेचना है ना जी चौधरी फुआद ने। वो बेचारे की अपनी नौकरी का मसला बन जाएगा, नहीं तो वो रोज प्राइम मिनिस्टर पूछता होगा कि रोज देखो भी मेरे साथ आप करवा क्या रहे, फिर ये एनआरओ बेच रहे हैं। और भाई आप हुकूमत में हैं, जागे आप इतने बेबस हैं कि आपका वजीर वो शेख रशीद साहब हैं, वो रोज कहते हैं मैं तो बड़ा परेशान हूं जी, मैं तो आज बात करूंगा। ये भी चौधरी साहब भी सारा दिन शोर कर, आप हुकूमत में हैं, आप अगर हुकूमत में नहीं है तो ये भी बता दें। चौधरी साहब गुस्से में लगते हैं, वो कहते हैं आप एनआरओ कह के हमें बदनाम कर रहे हैं। वैसे दूसरी बात जो उन्होंने की, तख्तियां काटने, बदनाम नहीं कर रहे, तख्तियां काटने का भी एक बाकायदा लतीफ़ा है कि आपके 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो OECD से मुआहदे वाला, आपकी ये हेल्थ कार्ड वाला, कोई एक आध और प्रोजेक्ट भी उसके अंदर शामिल है जो इनिशिएटिव पिछली गवर्नमेंट का था, क्रेडिट आप मांग रहे हैं। नहीं, बात यह है कि जो इस वक्त एहसन इकबाल साहब की हालत हुई है ना, वो तो ये भी कह देंगे कि ये जो स्वेटर है ये असल में तो हमने ईजाद किया था, ये तो ऐसे लोग अब पहनते हैं, या ये जो है फलाना काम, जो काम कहें इनको कहें हमने किया था। इशू ये है कि ये जो सेहत कार्ड की आप बात करें, इस तरह से आप जाएंगे तो फिर 2008 में पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किया था एक सबसे पहले एक प्रोजेक्ट। देखना ही होता है कि डिलीवरी कौन कर रहा है। इनके दौर में जो सारे प्रोजेक्ट, जो आखिरी इलेक्शंस के ईयर था, उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने को 500-700 अरब रुपए के प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए और 50 करोड़ रुपया रिलीज़ रख दिया या 500 करोड़ रुपया रिलीज़ रख दिया। बन्नू में एयरपोर्ट, फलानी, जिधर मियाँ साहब ने लैंड किया, थर में पानी नहीं है, एयरपोर्ट, फलानी जगह जनाब अपना हम पैलेस खड़ा कर देंगे। ऐसे जैसे मजाक इन्होंने किए हैं और वो कौम ने देखे हैं बाद में। इसीलिए तो फिर ये बजट जो है हमें सारा इसको रीडू करना पड़ा। और जिस किस्म की हुकूमत ये छोड़ के गए, जिस तरह का इकनॉमिक मैस ये छोड़ के गए, कि आप देखें कि उसमें। लेकिन सर मेरा सवाल कायम है, आपने पिछली हुकूमत का प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना हो, उसको इम्प्रूव करना हो, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हमने कोई नई चीज दरियाफ्त कर ली है, ईजाद कर लिया है। प्रोजेक्ट सेहत का कार्ड भी था, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पिछली गवर्नमेंट में लॉन्च हुई थी। सबसे पहले तो फिर जो कामयाब हुई वो तो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुई थी ना, 2015 के बाद आपने फॉलो किया सूबे में। पहले खैबर पख्तूनख्वा ने अनाउंस की थी, 2015 में केपी ने किया था, उसके बाद 2016 में फेडरल OECD डार साहब करके गए थे। नहीं, डार साहब सितंबर 2018 ऑपरेशनल डेट करके गए होंगे। डार साहब तो इधर से लेके ही गए, हमें तो पता क्या करके गए हैं। ये डार साहब हो गए, एहसन इकबाल हो गया, ये अपना, उसके बाद ये जो बाकी इनके वीजा फ्री एंट्री वाला भी आपने क्रेडिट मांगा, ये भी इनिशिएटिव, सारे ये इनिशिएटिव इनके थे असल में, पिछली गवर्नमेंट का। सर इन्होंने क्या किया है? ये नदीम साहब आप देख लीजिएगा, इनिशिएटिव क्या, इनसे कख नहीं हुआ। हमने आके ये सारे काम किए और ये कर नहीं सकते थे। जो वीजा रिजीम का इनिशिएटिव है, इसके लिए तो स्ट्रॉन्ग मटेरियलाइज अब हुआ है, पहले मटेरियलाइज इसलिए अब हुआ है कि आप जो सारे इदारे हैं वो, इसमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इनपुट चाहिए एजेंसीज की, स्ट्रॉन्ग इनपुट चाहिए बाकी इदारों की। इनका तो अपने अलावा किसी हर एक से तो झगड़ा था इनका। इन्होंने क्या करना था? उस वक्त शायद ट्रस्ट डेफिसिट था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो इनके लिए आड़े आ गए। ट्रस्ट डेफिसिट नहीं, इनकी लड़ाई थी हर एक से। ये तो पता नहीं ऐसे झगड़ालू लोग आए थे कि हर आदमी से इनकी लड़ाई थी, इसलिए इनसे तो हो ही नहीं सकता था ना। इसलिए अब ये लड़ाई की वजह से नहीं हो पाया। हाँ, उसकी वजह से नहीं हो पाएगा, लेकिन बेशुमार आइडियाज तो आप सुबह मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, आइडियाज तो 500 बंदे वैसे ही भेज रहे होते हैं, आपको आइडियाज लोग रोज के दे रहे होते हैं। ये तो होता है डिसीजन क्या लेने हैं और इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं, डिसीजन यहाँ पाई कि ये जो जप्फी डाली हुई है इमरान खान और जनरल बाजवा ने, उसकी वजह से ये चीज़ें आसान हो गई आपके लिए करना, बाकियों के लिए मुश्किल थी। 100% कोई शुबा नहीं है। अगर फौज देखिए
देखिए फ्रैंकली अगर हमारे तलाल साहब आप कुछ बेकरार हैं कहने के लिए, तलाल चौधरी साहब क्या नाम है तलाल? नदीम साहब, गुजारिश ये है 24 ज़िलों में ये सेहत कार्ड हम दे चुके थे। इसके बाद एक मोटरवे का इफ्तिताह किया, एक इन्होंने कॉलेज का सियालकोट इस तरह इफ्तिताह किया, फिर वीजा पॉलिसी। आप देख लीजिएगा, एक दिन ये धमाका भी दोबारा कहेंगे कि हमने किया था, एटमी धमाका ही हमने किया था। और देख लीजिएगा ये हर चीज का क्रेडिट जो है ना अल्लाह, क्योंकि 5 साल हमने इतने काम शुरू किए, ये तख्तियां लगाएं भी तो इनके पूरे वो गुजर जाएंगे, लेकिन हमारे काम पे ही लगाएंगे और हमने किए हुए हैं। ये दुनिया को जो मर्जी आप कहें, दुनिया इंटरनेट पे बैठी है, ये वही गूगल करते हैं जो चौधरी साहब कहा करते थे, जिसमें 50 रुपए का हेलीकॉप्टर चलता है, वो गूगल करते हैं, वो कहते हैं ये तो नवाज शरीफ का कार्ड है भाई, ये कौन बेवकूफ बना रहा है। वो कहते हैं ये तो भाई मोटरवे ये नवाज शरीफ ने इफ्तिताह किया था, ये कमाल हो गई है। हेलीकॉप्टर 55 पे चलते हैं, आप चेक कर लेना उसकी क्या। अब तेल की कीमतें कम हो गई, हो सकता है 50 से नीचे आ गए। हाँ, लेकिन वो है जो होता है उसका जो एयर ऑयल होता है, ये पानी वाला हेलीकॉप्टर होगा कोई मेरा ख्याल। अच्छा, लेकिन सियासी मामलात हैं। और एक और बात आपसे चलते चलते, क्योंकि आपने शुरू में इमरान के जज्बात का इजहार किया था कि जो दिल में वो बात कह देते हैं, तो उनका जज्बा तो ये था कि मेरा बस चले तो 50 को अंदर डालूं। तो एक और बड़े साहब आसिफ जरदारी साहब के ऊपर आज ही उन्होंने चेयरमैन नैब ने अच्छा आज ही उन्होंने कहा कि जो फेक अकाउंट के मामले के ऊपर जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके ऊपर फॉलो अप के लिए उन्होंने कहा बताइए कि आज क्या पेशरफ्त है। तो अब लगता है कि मामला आपने अलीम खान को अंदर डाल के उस तरफ बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से इजाफा तो हो रहा है और देखते हैं अब आगे क्या क्या जो है। इन्होंने गुल्ली इतने खिलाए हुए हैं माशाल्लाह। आपको कोई पहले होता ये था कि कोई आपको केस बनाने पड़ते थे, यहाँ तो रहते थे इट चुको थल्ले केस है। जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत की आपके सामने है ना, बेसिकली तो देखें 84% जो पाकिस्तान का डेट है वो इन 2 हुकूमतों के दौर में बढ़ा है। अब आप भी पीछे नहीं है सर जी, अब ट्रॉफी आपको मिल जानी है, अल्लाह खैर रखे, अभी साल बाकी है। नहीं, हम इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। अब आप बताएं ना, आपको 2000 अरब रुपया तो चाहिए, यानी 2 ट्रिलियन रुपया तो आपको चाहिए सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट जो ये ले गए हैं। तो क्या करें आप बताएं? आपको उससे ज़्यादा चाहिए होगा। आपने जो डिवेल्यूएशन की है इस पे आपको शाबाशी नहीं मिलेगी, कुट पड़ेगी, आपको तैयारी रखिए। हम तो डिवेल्यूएशन क्या करते, 7 अरब डॉलर उन्होंने लगा दिया डॉलर को जो है वो 100 रुपये पे रखने के ऊपर। वो तो आप मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार में ही वो कहता है ये डार की वजह से ख़राब हुआ, डार कहता है मिफ्ता इस्माइल ने बेड़ा गर्क किया। हमें तो बहरहाल इन्होंने जो इकॉनमी दी वो एक तबाहशुदा इकॉनमी है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। हम तो ब्रिक बाय ब्रिक नया पाकिस्तान तामीर कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान हम बना रहे हैं। गारे मिट्टी नन्ना बना रहे हो, हालत हालात बड़े मंदे लग रहे हैं। नहीं बिल्कुल, अभी आपके सामने आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जिक्र वो ठीक है इन्वेस्टमेंट, लेकिन जिस तरीके से आप इकॉनमी मैनेज कर रहे हैं, आपकी इन्फ्लेशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहा जरा नंबर निकाल के सामने रखो कि ये जनवरी का नंबर सरकारी है, आपने जो खुद जारी किए हुए हैं 7.2% है जनवरी 2019 और 4.4% है जनवरी 2018। कोर इन्फ्लेशन है 8.7% जनवरी 2019 और 5.2% है जनवरी 2018। आपको कहाँ से अच्छा बोले, परफॉर्मेंस तो बुरी जा रही है। मैं आपको बताऊँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है फ्रैंकली, जो गरीब तरीन लोग हैं ना उनको हमने बताया है इस इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उससे। प्रॉब्लम जो है ना वो मिडिल और अपर मिडिल क्लास लोगों की है, आप जैसे लोगों की है, मेरे जैसे लोगों की है, जो हमारे ज़्यादातर लोग जो 75,000 रुपया और 2.5 लाख रुपया कमाते हैं, इनका बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि इनके लिए उनको समझ नहीं आएगी, जिनको महंगाई मार रही है ना उनको समझ नहीं आएगी 75 और 2.5 लाख की महंगाई उनको मार रही है। महीना जो लोग कमाते हैं और 2.5 लाख रुपए तक जो दे आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए प्रॉब्लम हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ कि हुआ है। गैस बढ़ गई है, बिजली बढ़ गई है, गैस सबके लिए बढ़ गई है सर। आपने वो टेबल देखा? नहीं बढ़ी है। आपने टेबल वो देखा? 100 यूनिट आप कंज्यूम करें तो आप 12,000 पे पहुंच जाते हैं। हाँ तो वो 200 यूनिट करें तो 26,000 पे पहुंच जाते हैं। जो 70% है वो तो 200 से कम का है ना, या तो 30% आदमी है जिसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। और जो उसकी स्लैब का स्ट्रक्चर ये है कि आप जैसे ही 100 से 101 पे जाते हैं तो आपको हायर स्लैब वाला बिल चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। वो डबल रेट आपको लगता है जैसे ही आप 100 से 101 पे जाते हैं। हाँ तो 1200 की बजाय 2600 लगना शुरू हो जाता है। जिन इलाकों में सर्दी ज़्यादा पड़ी ना वहाँ पे वो स्लैब क्रॉस हो गया और बिल ज़्यादा है, डबल हो गया ना, डबल हो गया क्योंकि वो 126 से सीधा 260 पे जंप करता है पर यूनिट। बिल्कुल है सर। उस स्लैब सिस्टम को आज हम रिव्यू कर रहे हैं। तो सर ये जिसने बनाया था उसको भी तो पूछेंगे। बनाया असल में 2012 से बना हुआ है, वो चल रहा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। आज यही बात असद उमर साहब और गुलाम सरवर खान साहब यही डिस्कशन उनकी हुई है कि इसको हमने चेंज। तो पानी गीज़र पे गर्म करें या चूल्हे पे, या आपका मशवरा क्या है? देखिए वो तो खैर गीज़र हो या
इवन आई वुड से एयर कंडीशन हो, ये लग्जरी तो नहीं है ना, अब तो ये ज़रूरत है, ज़माने बदल गए हैं। ये उनको सरवर साहब को बात बताने की ज़रूरत है। बताया कैबिनेट में बताया क्या उन्हें आज? नहीं, उनको बताया। आप तलाल साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे थे बड़ी देर से पहले, गैस की कीमतों की कहानी, और ये हुआ क्यों है? जड़ा वाला से भी तो सुन लेना सर। हुआ, लेकिन आप इस बात के ऊपर आप जरूर देखें हुआ क्यों है। जी सर। अब आप तलाल जोसफ की तरफ जाएंगे, 2013 में गैस के सिस्टम के ऊपर 1 रुपया कर्जा नहीं था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे जीनियस मिनिस्टर ने जब ये वजारत छोड़ी है, 1 अरब 57 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के चले गए हैं। 157 बिलियन रुपीस। अब बताइए ये फिर आके तलाल चौधरी साहब की तो हिम्मत है कि इन बातों के ऊपर आके फिर अपना टूटा फूटा डिफेंस भी पेश करने की कोशिश करते हैं। हम तो ये इन्होंने तमाम स्ट्रक्चर 1250 अरब रुपया बिजली का सर्कुलर डेट खड़ा है, 480 अरब रुपया इनके पे करने के बाद, मतलब इन्होंने ना बिजली छोड़ी है, ना इन्होंने गैस छोड़ी है, ना इन्होंने कोई मंसूबा छोड़ा है। तबाह हो ऐसे जैसे एक भैंसा जो है वो गन्ने के खेत में घुस जाता है ना, ये PMLN की गवर्नमेंट है। ऐसा गन्ने के खेत में घुस जाता है, वो फिर मैंने जरा बहुत ही सख्त किस्म का वो लफ्ज़ चेंज किया है, वरना पंजाबी मसाल के और वो बाकी ना दीजिएगा। तलाल चौधरी साहब देखिए, गुजारिश है जी कि ये एक तो देखे ना, अब तो लाइकों की हुकूमत आई है, मोमनों की आई है, ऊपर से उतरे हुए को आई है। हम तो बड़े नालायक थे, लेकिन हमें हमारे पास पता नहीं कौन सा जिन था कि हमने हर चीज कंट्रोल की हुई थी। हमारे पास एबिलिटी थी, हमारे पास विल थी, हमारे पास कन्विक्शन थी, डॉलर कंट्रोल था, महंगाई कंट्रोल थी, गैस की कीमत नहीं बढ़ी थी, बिजली की कीमत नहीं बढ़ी थी, आम आदमी का खर्चा नहीं बढ़ी था, जिंदगी से आवाजार नहीं था। तमाम इंडिकेटर्स जो थे वो दुनिया भर के लोग कह रहे थे बेहतर थे। वो स्टॉक एक्सचेंज से लेकर, वो रिजर्व से लेकर, वो इन्वेस्टमेंट, वो बहुत सारी चीजें आपसे बेहतर थी, हमें आपसे ज्यादा बुरा हालात में मिले थे। मगर ये सारी ये चीजें ये तो हमें लेकर आए थे कि वो टैक्स फ्री पेट्रोल होगा या पता नहीं क्या मुफ्ती गैस मिला करेगी, और ये अजीब आदमी है। यानी चॉइस साहब, मेरा मतलब पता नहीं हल्के में जाते नहीं है। मुझे पाकिस्तान में बंदा ढूंढने जिसका बिजली का ये गैस का बिल 4 गुना ना आया हो, जिसका बिजली का बिल जो है वो उतना, कहते गरीबों को हमने दिया। वो गरीब है का, गरीब अमेरिका में रहते हैं, गरीब अमेरिका में रहते हैं कि गरीबों को हमने जी बचा लिया है। कहां बचा लिया मेरे भाई? और ये सारे इंडिकेटर्स इनके पुअर हैं। इन्होंने मुझे बताएं डिवैल्यूएशन इतनी जो है वो क्यों की, इन्होंने आज तक जस्टिफाई नहीं कर सके। उसके बाद कितना इन्होंने बजट डेफिसिट कंट्रोल किया, कर्जे पे कर्जा। हमें कहते थे नोट छापते हैं, आपने इन्हें बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे से 2 गुना से ज्यादा 7.2 ट्रिलियन डॉलर्स इन्होंने सिर्फ लोकल वो जो नोट छापे हैं। तो ये कमाल करते हैं। ये मुझे तो वैसे मैं कमाल है। और चौधरी साहब मासूम सा मुंह चेहरा बनाकर वो फिर कह देते हैं इनको इकोनॉमी नहीं पता, उसको फॉरेन अफेयर्स नहीं पता, और ऐसे अपने आप को वो। लेकिन हम आम आदमी के हालात तो देखें। और मुझे कोई गैस का पूरे पाकिस्तान में एक आदमी बता दें जिसका वही बिल आया जो पिछले साल था। एक आदमी जिम्मेदार कहते हैं हमने शाहिद खाकान अब्बासी। आप नलायकी आपकी, जब आप बुजदार लगाएंगे वसीम अकरम प्लस बता के, तो इसी तरह का रिजल्ट आएगा ना। वैसे ही आपकी इकोनॉमी की टीम है, वैसे ही आपकी पावर की टीम है। चीफ मिनिस्टर का गैस से क्या? नहीं, ये इन्होंने ऐसे ही लगाए हुए हैं सारे, उनकी गैस कंजम्पशन नहीं ऐसे ही लगाए ना। इकोनॉमी की टीम भी बुजदार दबा दो। नहीं गल्ला चो गाली चौधरी साहब, जब आप वसीम अकरम प्लस हमें कह के धोखा देंगे, जाली वसीम अकरम देंगे, वैसे ही जाली इकोनॉमी की टीम है, वैसे ही आपकी जाली तब्दीली है। और मेरे भाई किसी एक चीज में बता दें आज बेहतरी आई है इस 6 महीने में, तो आपको वजारत मिल गई है, बस हर चीज में बेहतरी आ रही है। मुल्क में पहली बार 7 महीने हो गए हैं स्कैंडल लेस गवर्नमेंट है। किस चीज में? इससे बेहतरीन जो अपना किसी गरीब आदमी से पूछ लें, रास्ता चुना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं, रेमिटेंसेस जो हैं वो हम लीगल कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हमने क्रैकडाउन किया है। आप देखिए कि जिस तरीके से अभी भी जो फिगर्स आ रही हैं, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो एक क्रंच है जो इनकी वजह से जिसमें अभी मुल्क गया है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगले 6 महीने बाद पाकिस्तान का सफर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि एक राइट डायरेक्शन। मलिक साहब आपका बहुत अच्छा तल्लक डार साहब से है। खुदा के लिए इनको उनसे हेल्प दिलवा दें। आपका बहुत अच्छा तल्लक है। इनको कोई अकल, कोई सीधी राह दिखला दें। 22 करोड़ लोगों की जान का मसला है। ये अंडर ट्रेनिंग टीम आपने हमारे ऊपर लगा दी है। वजन है, डार साहब से मायराना राय लेते हैं, लेकिन उनको कहीं जरा पाकिस्तान तो आए ना, बाहर क्यों बैठे हुए हैं?
वो इंशाल्लाह आपकी इसी ये तरह भी से पहले आप हसन और हुसैन नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान बुलाएं, ये अच्छा तरीका है कि आप पाकिस्तान में आए, लूट मार करें, उसके बाद बच्चों को बाहर भेज दें, सारे 22 पैसे करोड़ मुल्कों का मामला है, सारे पैसे सऊदी के पास जैसे लोग उनको बुलाएं भाई यहाँ और उसके बाद ये टीम आपने लगा दी हमारे पर, आप उनको बुलाएं, अज़ाब है हमारे पर तब्दीली के नाम से। चलेंगे हम कर लेंगे, ये अब हम इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं और पाकिस्तान के लोगों को मायूस नहीं करेंगे। वो आपने सवाल अधूरा छोड़ दिया। जो खबर ये थी 5 महीने में तो जो आपने किया है, यकीन करें अगर 5 महीने यही रहा तो अगले 5 महीने आप उसके बाद अपने हल्कों में अपने घर नहीं जा सकेंगे, जितने लोग तंग हैं आप ऑन ग्राउंड। और मलक साहब किस दिन गली मोहल्ले में प्रोग्राम करें किसी में, हमारा यकीन करें लोग पता नहीं कौन कौन सी चीज मारेंगे इन्हें। मैं अभी मुंह से नहीं कहूंगा क्योंकि खुद लोग इंतखाब करेंगे कि उन्होंने इन पर फूल फेंकने हैं या कुछ और मारना है। ये लोग बहुत तंग हैं, हम जाने खुदा का वास्ता है कोई होश के नाखुन ले। ये रोज डील रोज एनआरओ से बाहर आए, अपना काम करें और अगर नहीं समझ आती तो हमसे पूछ लें। हाँ बड़ा माशाल्लाह तुझे छड़ के गए हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पूछ लीजिए। अलीम खान का मुस्तकबिल क्या है जी? नहीं मेट्रो अगर मेट्रो नहीं बन रही तो वो हम बना देते। दिलेर आदमी है, उसने ये नहीं किया इनकी तरह रोना मचाना, लुट गए मर गए बर्बाद हो गए जिस तरह से ये कर रहे हैं, हॉस्पिटल चले जाएंगे मर जाएंगे, ये अपना हमें पीएसी का चेयरमैन बनाओ। उसके पास वजारत थी, उसने कहा जी मैं पहले इस्तीफ़ा देता हूँ, पहले मैं अदालतों में केस लड़ूंगा, उसके बाद जो है वो आएगा। दिलेर बिल्कुल। क्या बुज़दार साहब की तब्दीली अंडर कंसिडरेशन है? बुज़दार साहब की देखिए, बुज़दार साहब को फ्रेंकली पूरा कॉन्फिडेंस है चीफ प्राइम मिनिस्टर का और एमपीएस का। ये दो ताकतें हैं जिन्होंने फैसला करना, दोनों बुज़दार साहब के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर उनकी बदली नहीं चाहते? बिल्कुल। तो वो गैस ज़्यादा इस्तेमाल करें बकौल तलाल साहब के या कम इस्तेमाल करें? ही इज़ गोइंग टू स्टे। वो अपना बिल खुद देंगे। बिल खुद देंगे। तलाल चौधरी साहब की तरह ये नहीं कि कॉपी खजाने से पा दो। नदीम साहब, अच्छा आपको मैं आपकी इंटरेस्टिंग बात दूं, इनकी हालत देखें आप कि जाती उम्रा की दीवार 27 करोड़ की इन्होंने सरकारी खजाने से बना दी। अंदाजा लगाएं, जाती उम्रा की दीवार सरकारी जो घर की दीवार है वो 27 करोड़ रुपए की सरकारी खजाने से बनवा दी। उसके बाद जो तमाम वहाँ पे जो सड़कें गई, वहाँ पे जो गया 1 रुपया। अभी ये प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान में फ़र्क क्या देखें, इमरान खान बनिगाला में रहते हैं, 1 रुपया सरकारी खजाने से वहाँ खर्च नहीं हुआ। वहाँ का जो फेंस है वो तहरीक इंसाफ ने लगवा के दिया है सिक्योरिटी का, सवाए उनकी जो वहाँ की जो सिक्योरिटी है, जो ज़ाहिर पुलिस का या फौज के लोग वहाँ पर हैं, उनके अलावा 1 रुपया भी इमरान खान का कोई ख़र्च नहीं है, वो खुद दे रहे हैं। और आज वो पीएम कह रहे थे कि इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता वैसे, क्योंकि वहाँ पे गैस भी नहीं है, वो एलपीजी पे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो वो कह रहे थे गैस बड़ी महंगी हो गया, और उन्होंने असद उमर को कहा कि गैस बड़ी महंगी है, ये तो हमें जो है अपना एलपीजी बड़ी महंगी है, इसको नीचे लाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर है जो अपना यहाँ पर आपको नवाज शरीफ का लाइफ स्टाइल, शहबाज शरीफ का लाइफस्टाइल, तलाल चौधरी का लाइफस्टाइल, बाकियों का, ये फ़र्क होता है हुकूमत के कल्चर में। इसलिए अलीम खान पे इल्ज़ाम लगा, 1 मिनट में उसने इस्तीफ़ा दिया। हमारी पार्टी का कल्चर मुख्तलिफ है इनसे, ये करप्शन को, इन चीज़ों को समझते हैं। 2 बातें आपने कही, एक प्राइम मिनिस्टर एलपीजी के सिलेंडर खुद खरीदते हैं, और दूसरा आपने कहा जाती उमरा की दीवार 27 करोड़ की पंजाब हुकूमत में। तलाल चौधरी साहब से दोनों का पूछ लें। तलाल चौधरी साहब आप दोनों के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। मेरी एक मेरी गुजारिश ये है कि ये सिर्फ उन्हें बहादुर कह के अपनी जान ना बचाएं। अगर तो अलीम खान साहब के पे ये इल्ज़ाम ठीक हैं तो इन्होंने उसको पार्टी में क्यों रखा, टिकट क्यों दिया, वज़ीर क्यों बनाया, वो सीनियर वज़ीर। अगर गलत हैं तो अखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर पार्टी को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। और ये तो पता करें प्राइम मिनिस्टर एलपीजी के सिलेंडर कहाँ खरीदते हैं, ये तो पता करें। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे और मैं जाती तौर पर अफसोस का इजहार करता हूं। ये अभी कह रहे हैं जी वो अब सिलेंडर खुद खरीदते हैं, यकीनन अब खुद खरीदने पड़ेंगे। एक जिसकी जेब में हाथ था वो डिस्क्वालीफाई हो गया, जहांगीर तरीन, जिसकी दूसरी जेब में हाथ था अलीम खान, वो बेचारा कल जेल में चला गया, अब खुद ही खरीदना है। अब इन्हें कल पता चला है खुद खरीदने से। और गुजारिश ये, जिसके सारे पैसे लगवाए, जिससे सियासत की, जिससे घर चलाया, जिससे पार्टी चलाई, अगर तो वो चोर और डकैती और करप्शन के पैसे थे तो फिर आप भी जिम्मेदार हैं। अगर नहीं थे तो खान साहब को और पार्टी को अखलाकी तौर पे उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। मगर मुझे ये लगता है ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताएगा।
अगर दो चीजें हो सकती हैं, या तो अपोजिशन का कोई बड़ा आदमी पकड़ने के लिए उसे पकड़ा गया है, या दूसरी बात यह है कि इन्होंने वजीर आला पंजाब अगर अगले 3 महीने में बदलता है तो फिर उसको रास्ते से हटाने के लिए बदला है। और गुजारिश है, और अब नैब अच्छी है या बुरी है इस पे इसका जवाब ले लें। ये जो आपने अब सब कुछ, और गुजारिश है अपना इखलाकी जिम्मेदारी पूरी करें। ये कल से खबर चल रही है, कलीम खान को आपने पकड़ा है, अब जरदारी साहब की अगली बारी, अब जरदारी। देखिए फ्रैंकली बात यह है कि हमारा ताल्लुक नहीं है नैब से, हमारा जो रिलेशनशिप है, ये जो पिछले लॉ बनाया है, अगेन दोबारा लॉ हमने नहीं बनाया हुआ, लॉ बनाया हुआ है खुद नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने। इम्कान मौजूद है कि जरदारी साहब, हमारा जो रिलेशनशिप है नैब के साथ वो है नहीं, इट्स अ बॉडी इंडिपेंडेंट विद इन गवर्नमेंट। सो हमें वो बताते नहीं उनकी क्या सिचुएशन है, क्या मामलात है, ना उनका हमारा ऐसा ताल्लुक है, ना जुडिशरी के साथ हमारा कोई। फवाद चौधरी साहब, तलाल चौधरी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।